यह प्रतिरोध का स्वर के जुलाई 2024 अंक तीसरे पृष्ठ पर छपा लेख का दूसरा भाग है, जिसका शीर्षक है पर्यावरण तथा मजदूर वर्ग, डोलू प्रतिरोध की कहानी। इसे संजय फूकन ने लिखा है। मुख्य पाठ। क्या इसमें कोई खास पैटर्न है? पिछले कुछ दशकों में वन क्षेत्र में लगातार कमी आई है, जो FRA 2006 के तहत जनजातियों के जमीन पर दावे को अस्वीकार करने की सरकारी नीति, जनजातीय और गैर जनजातीय वनवासियों को उनकी भूमि से अतिक्रमण के नाम पर बेदखल करने की विशाल योजना और अंत में न्यू फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स 2022 को जुलाई में पेश करना, सभी एक बड़ी योजना का हिस्सा लगते हैं। हम सभी मार्क्स के आदिम संचय के सिद्धांत से वाकिफ हैं। यहाँ डेविड हार्वे का आदिम संचय की धारणा में संशोधन, जिसे मार्क्स ने पूंजीवाद के लिए काम करने का प्रमुख पहलू बताया था, प्रासंगिक है। यह सामान्यतः निजीकरण के माध्यम से उत्पादकों को उत्पादनों के साधनों से अलग करने की ऐतिहासिक प्रक्रिया को दर्शाता है। हार्वे ने अपनी पुस्तक द न्यू इंपीरियलिज्म 2003 में लिखा, आदिम संचय जैसा कि मार्क्स ने वर्णित किया, जिसमें जमीन लेना, इसे घेरना और निवासियों को बेदखल करना शामिल था ताकि भूमिहीन सर्वहारा बनाया जाए और फिर भूमि को पनूजी संचय की निजी मुख्य धारा से जोड़ दिया जाए। चूंकि संचय एक सतत प्रक्रिया है, हार्वे ने वर्तमान प्रतिक्रियाओं के लिए विस्थापन द्वारा संचन ABD का प्रयोग किया। पिछले दशकों से जो विभिन्न स्थानों पर चल रहा है, उसमें ABD सिद्धांत में साम्य है। वर्तमान में बड़े पैमाने पर जमीन से बेदखली, पर्यावरण को नष्ट कर भूमि और संसाधनों पर बड़े पैमाने पर कब्जा मूल रूप से इसी प्रक्रिया को दर्शाता है। इसी योजना के तहत उच्च स्तरीय परिवर्तन प्रणाली को विकसित किया जाता है। मुल्क के दूरदराज के खनिज क्षेत्र हमेशा शानदार राज्यमार्गों से जोड़े जाते हैं, भले ही वहां आवश्यक दवाएं या सुविधाएं न हों। इस संदर्भ में निम्नलिखित तथ्य विचार योग्य है। 2014 तक समस्त उत्तर पूर्व भारत में महज 9 हवाई अड्डे थे। पिछले दशक में 7 और बनाए गए हैं, जिसके चलते हवाई यातायात में 113% की वृद्धि हुई है। टाइम्स ऑफ इंडिया 18 नवंबर 2022। मोदी सरकार की इस विस्तार योजना को पूरे देश का आम आदमी उड़ान कहा जाता है। सिलीगुड़ी का 990 एकड़ में फैला पेक्योंग हवाई अड्डा स्थानीय लोगों की जमीन हड़प कर उनके घोर विरोध को रोककर बनाया गया, लेकिन हवाई अड्डा पर्याप्त हवाई पट्टी की कमी, दृश्यता, ऊंचाई पर आने वाली समस्याओं से जूझता रहा है। लंबे समय तक बंद रहने के बाद इसे अप्रैल 2024 में फिर से खोला गया। इसी प्रकार अरुणाचल प्रदेश में 791 एकड़ जमीन से अनेक चकमा परिवारों को विस्थापित कर ईटानगर में होलोंगी हवाई अड्डा बनाया गया। यह प्रक्रिया लगातार जारी है। इस संदर्भ में असम राज्य के सिलचर में डोलू चाय बागान की भूमि पर बनाए जा रहे एक अन्य हवाई अड्डे के खिलाफ स्थानीय प्रतिरोध महत्वपूर्ण हो जाता है। कुंभीरग्राम में सिचलर हवाई अड्डा पहले से है। अब मुख्यमंत्री ने 2022 में उड़ान योजना के तहत केवल 30 किलोमीटर दूर एक अन्य हवाई अड्डे की योजना बनाई, जो महामारी के बीच विकसित की गई। भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण और असम सरकार की टीम ने सिलचर की 3 चाय बागानों की जमीन का सर्वेक्षण कर डोलू चाय बागान की जमीन को उपयोगी पाया। सरकार ने यहां 827 एकड़ जमीन के अधिग्रहण की योजना बनाई। डोलू चाय बागान एक एस्टेट है जो 150 वर्षों से चल रहा है। यह हजारों मजदूरों व उनके परिवारों का आजीविका का स्रोत है। जैसे ही 2022 में यह योजना सार्वजनिक हुई, मजदूरों का असंतोष व संघर्ष प्रारंभ हो गया। सरकार ने पहले मालिकों को कुछ पैसे देकर दबाव डाला। BMS, इंटक व सीटू से जुड़ी हुई 3 प्रमुख ट्रेड यूनियन हवाई अड्डे के समर्थन में खड़ी हो गईं और मालिकों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। समझौते के कुछ प्रावधान रखे गए थे, जिसके तहत बेदखल किए मजदूरों को एस्टेट के अन्य हिस्सों में काम दिया जाएगा, उनकी सभी बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा एवं उन्हें अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। इस पर विश्वास करना कठिन था। अतएव मजदूरों ने असम मजूरी श्रमिक संघ MSU NTUI से संबंधित
के बैनर तले आंदोलन एवं विरोध को जारी रखा। अन्य नागरिक संगठन भी समर्थन में सामने आए, लेकिन विकासवादी सरकार दृढ़ थी और कछार के जिला मजिस्ट्रेट ने 11 मई 2022 को क्षेत्र में धारा 144 के तहत प्रतिबंधों की घोषणा की एवं अगले ही दिन आला अफसरों की अगुवाई में सशस्त्र पुलिस बल के साथ बुलडोजर लाए गए और पहले से चिन्हित क्षेत्र में 12 मई से 2 दिनों तक जबरदस्त बेदखली अभियान चलाया गया। असम विधानसभा में मंत्री जोगेन मोहन देव के अनुसार इस प्रक्रिया में 41,95,909 चाय के झाड़ों को उखाड़ा गया जैसा कि अपेक्षित था। हजारों छायादार पेड़ों को उखाड़ दिया गया जिसकी पुष्टि स्थानीय मजदूरों ने की। इस पूरे अभियान के दौरान मजदूरों को जबरन उनके घरों में बंद कर दिया गया। यह सब लगभग वैसा ही था जैसा हार्वे ने लिखा है। भूमि लेना, घेरना व निवासियों को बेदखल करना ताकि भूमिहीन सर्वहारा वर्ग बनाया जा सके और फिर जमीन को पूंजी संचय की निजी मुख्य धारा से जोड़ दिया जाए। मजदूरों ने अपना संघर्ष जारी रखा। उन पर पुलिस दमन तेज हुआ और सरकार अडिग रही। जून 2022 में गुवाहाटी उच्च न्यायालय में एक मुकदमा दर्ज किया गया जिसके तुरंत बाद चाय बागान के उप महाप्रबंधक ने लॉकआउट नोटिस जारी कर दिया। सरकार ने मजदूरों के लिए मुआवजे के तौर पर 1 लाख रुपए देने की घोषणा की। उसी समय एएआई ने साइट क्लियरेंस अनुमोदन के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय को नए हवाई अड्डे का प्रस्ताव पेश किया। इसके लगभग 7 महीने बाद पहली बार पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन EIA करने के लिए निविदा आवेदन आमंत्रित किए गए। AMSU नेताओं ने कोलकाता में स्थित NGT की पूर्वी पीठ के समक्ष अपील की योजना बनाई। कोलकाता के साथी मदद के लिए आगे आए एवं 14 संगठनों ने सितंबर 2023 में असम भवन के सामने विरोध प्रदर्शन कर एक ज्ञापन सौंपा। डोलू के मजदूरों और इस आंदोलन के नेताओं ने इस प्रदर्शन में भागीदारी की। चाय के पेड़ों के पर्यावरण पर होने वाले प्रभाव के बारे में वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ एक शोध किया गया। संसद में प्रश्नों के द्वारा RTI के द्वारा अनेक दस्तावेज एकत्र किए गए और NGT के समक्ष 3 संगठनों द्वारा याचिका दाखिल की गई। जैसा अपेक्षित था, NGT ने तुरंत इस अपील को खारिज कर दिया। आखिर विकास को कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद 2024 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने पहले चरण को अनुमति दे दी। अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने सर्वोच्च न्यायालय में NGT के फैसले को चुनौती दी और न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने सारे मामले पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए हवाई अड्डे के काम को रोकने तथा यथास्थिति बनाए रखने का आदेश किया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता याचिकाकर्ताओं पर ही बरसने लगे और इनके इरादों को खतरनाक बताते हुए आपराधिक मामला दर्ज करने की गुहार लगाने लगे। उच्चतम न्यायालय के आदेश के तहत कछार के DLSA ने इलाके का दौरा किया तथा तथ्यों व साक्ष्य के आधार पर याचिकाकर्ताओं के हर दावे का समर्थन करते हुए एक रिपोर्ट पेश की। इसके बाद असम सरकार व भारत सरकार ने भी कदम पीछे खींचे। सुप्रीम कोर्ट ने बेदखली के पूर्व की स्थिति के आधार पर पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन करने का आदेश दिया और EIA को मंजूरी मिलने तक प्रक्रिया पर रोक लगा दी। आदेश में यह भी कहा, किसी विशेष स्थान पर हवाई अड्डा स्थित है या नहीं यह नीति का मामला है। जब कानून में पर्यावरणीय मंजूरी के लिए एक खास मानदंड निर्धारित किए गए हैं, तो उन प्रावधानों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। इस ऐतिहासिक फैसले का इसी प्रकार की अन्य सरकारी व निजी निकाय द्वारा संचालित योजनाओं व परियोजनाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद की जा सकती है। ऐसा ये फैसला न केवल नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कर सकता है, बल्कि मजदूरों एवं पर्यावरण की भी सुरक्षा कर सकता है। विगत कुछ वर्षों में यह एक अभूतपूर्व घटना है तथा इस फैसले के प्रभाव को वामपंथी महसूस भी कर रहे हैं। इस फैसले का उपयोग कारपोरेट द्वारा जमीन हड़पने, संसाधनों पर कब्जा करने की किसी भी परियोजना के खिलाफ किया जा सकता है। यह लेख न्यू डेमोक्रेसी के जून 2024 अंक में प्रकाशित लेख का हिंदी अनुवाद है। अनुवाद में लेख को कुछ संक्षिप्त किया गया है। डॉ